हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम स्टैटिक जीके का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर, वो ट्रिक और निमोनिक टेक्निक के साथ देखेंगे, जो कि एग्जाम टाइम आपको रिकॉल करने में हेल्प करेंगे और बार बार आपको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। टोटल इस वीडियो में लगभग हम 85 प्लस लगभग 90 बुक्स और उसके ऑथर देखेंगे। अभी आपको 90 बुक्स सुन के ऐसा लग रहा होगा कि भैया इतनी बुक्स और ऑथर कैसे याद होंगे, लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूँ, आप एक बार वीडियो देख लो। आपका जो ये डर है कि 90 ऑथर्स और बुक्स कैसे याद करेंगे, वो इस वीडियो को देखने के बाद डर ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे मैक्सिमम हम बुक्स एंड ऑथर ट्रिक के साथ कर रहे होंगे, और एक बार पढ़ लो और नोट्स बना लो और रिवीजन कर लेना बाद में, फिर आपको बार बार इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली हमारी बुक है, और ये सारी बुक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेरे को भी आपको फालतू कंटेंट प्रोवाइड कराने का कोई मतलब नहीं है। मैंने हमेशा आपको अभी तक जितने भी लेक्चर हमने किए हैं, सभी लेक्चर में एक बहुत अच्छा कंटेंट और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो ये सारी बुक्स और ऑथर इम्पोर्टेंट है, मेरे कहने का मतलब यही है। हमारी एक बुक है अ सूटेबल बॉय। और देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, कि मैं जब लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुछ टाइम से मुझे एक ऐसी प्रॉब्लम फील हो रही है कि मुझे थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होती है, मैं अगर बोलता हूँ तो अगर वॉइस में आपको थोड़ा सांस की सी कोई प्रॉब्लम लगे तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला है हमारा अ सूटेबल बॉय, जो कि आपका विक्रम सेठ ने लिखा है। ठीक है, विक्रम सेठ ने लिखा है ये हमारी एक किताब है अ सूटेबल बॉय। हमको कुछ याद नहीं करना, आपको बस इतना याद करना है कि विक्रम नाम का एक लड़का है, वो बहुत सूटेबल बॉय है। विक्रम इज अ सूटेबल बॉय, विक्रम इज अ सूटेबल बॉय, ये सेंटेंस से आपको ये बुक्स का ऑथर का नाम याद हो गया। और देखो, हो सकता है कि डायरेक्ट अगर आपसे 10 दिन बाद आके कोई पूछ लेगा कि सूटेबल बॉय किसकी बुक है, तो आप विक्रम सेठ भूल जाओगे। लेकिन जब ऑप्शन होंगे आपके पास 4, तो आपको याद हो जाएगा कि आपने कैसे याद किया था, विक्रम इज अ सूटेबल बॉय, इस तरह से आपने याद किया था, तो इसलिए आपको ये आराम से याद रह जाएगा। उसके बाद है मेरी 51 कविताएं। बहुत फेमस बुक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की है, एसएससी पेपर्स में कई बार पूछे जाने वाला सवाल है, मेरी 51 कविताएं। और देखो, आप ऐसे याद कर लो कि 51 कोई कविताएं जो कि अटल है, जो मतलब शुरू से लेके एंड तक अटल है, मतलब वो पास्ट में भी चल रही थी, प्रेजेंट में भी चल रही हैं और फ्यूचर में भी चल रही हैं। मेरी 51 कविताएं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये किताबें लिखी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स थे भारत के, पॉलिटिकल लीडर की बात करें तो यहाँ पर जो 51 कविताएं हैं वो अटल हैं, तो वहाँ से 51 कविताएं हमेशा अटल रहेंगी, इस तरह से याद कर सकते हो। तो जो 51 कविताएं हैं वो किसकी हो गई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की हो गई। उसके बाद हमारी कुछ किताबें हैं जो कि पेपर में कई बार पूछी गई हैं। हिंद स्वराज, आपका माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, की टू हेल्थ, इंडियन होम रूल एंड गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। अगर की टू हेल्थ को थोड़ा सा मैं इग्नोर करता हूँ ना, तो हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इंडियन होम रूल और गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, भाई ये इतनी बार पूछा गया है ना पेपर में, एसएससी सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, जीडीओ जीडी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये किताबें हमेशा पूछी गई हैं एसएससी एग्ज़ाम्स में। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारी किताबें सिर्फ एक ही इंसान ने लिखी हैं, वो हैं आपके महात्मा गांधी जी। ठीक है, अभी जैसे कि देखो, आपको कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी कौन सी थी, तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी थी, ये ध्यान रखना। हिंद स्वराज, आपका हिंद स्वराज किसकी बुक है, आपका महात्मा गांधी जी की है। की टू हेल्थ आपकी महात्मा गांधी जी की है। इंडियन होम रूल, देखो यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वैसे इंडियन होम रूल स्टार्ट किया था एनी बेसेंट ने, ठीक है, लेकिन ये किताब जो लिखी है इंडियन होम रूल, ये इंडियन होम रूल किताब लिखी है आपके महात्मा गांधी जी ने। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, देखो अगर ये किताब आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, क्योंकि जो गोखले थे वो महात्मा गांधी जी की कौन थे, गुरु थे एक तरह से, तो उन्होंने उनके ऊपर ये किताब लिखी थी कि गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। अब देखो ये हमें याद कैसे करना है। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जो एक्सपेरिमेंट माई ट्रूथ है वो गुजराती में लिखा था महात्मा गांधी जी ने, ओरिजिनल में बात करूँ, और इसको गुजराती को जो इंग्लिश में चेंज किया था
ये महादेव देसाई ने किया था। तो कभी कभी ये पूछ लिया गया है पेपर में, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड ऑन किया है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ गुजराती में लिखा था महात्मा गांधी जी ने, और इसको इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया है वो महादेव देसाई ने किया है। अब हमें याद कैसे करना है, देखो 1 मिनट हम रफ कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा आसानी हो जाए। देखो अभी याद करना है हिंद स्वराज। देखो भारत में हमारे हिंदुस्तान को स्वराज दिलाने में जो सबसे ज़्यादा मदद की है एक तरह से, जिसका सबसे ज़्यादा नाम भी है, वो कौन है, हमारे महात्मा गांधी हैं। तो हिंदुस्तान को स्वराज किसने दिलाया है, महात्मा गांधी ने। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक है, ये देखो बहुत फेमस किताब है, सबसे ज़्यादा पेपर में यही पूछी गई है, तो ये आप डायरेक्ट याद कर लो। की टू हेल्थ आप इस तरह से याद कर सकते हो कि देखो महात्मा गांधी एजिड थे, फिर भी कितनी दूर तक पैदल चल लेते थे, डांडी मार्च किया था, कितनी दूर तक पैदल गए थे, भारत के लिए लड़े थे इतनी उम्र पे जाके, क्योंकि उनकी हेल्थ का उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। तो की टू हेल्थ ऐसे याद कर सकते हो। इंडियन होम रूल, गांधी जी का ये कहना था, इस तरह से याद कर लो कि गांधी जी का ये कहना था कि हर इंडियन जो होम है वो हर एक भारतीय का है, उस होम में रूल भी हर एक भारतीय का ही होना चाहिए। तो इस तरह से आपका इंडियन होम रूल याद कर सकते हो। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हो इस तरह से कि जो गोखले थे वो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, उन्हीं पे उन्होंने किताब लिखी है, और ये सच में थे। ठीक है, ऐसा इसमें कोई ट्रिक लगाने वाली बात तो है नहीं। उसके बाद वाइट टाइगर, देखो ये भी पेपर में पूछी गई है। वाइट टाइगर लिखी है अरविंद अडिगा ने। आप ऐसे याद कर लो इस किताब को कि एक अरविंद का नाम का लड़का है, वो अड़ गया है, मेला में गया है, वो अड़ गया है, अरविंद अड़ गया है, अरविंद अडिगा हो गया। किसके लिए, एक टाइगर दिख गया उसे, प्लास्टिक का खिलौना टाइगर दिख गया कि मुझे तो वो वाइट वाला ही टाइगर चाहिए। पापा कह रहे हैं नहीं बेटा ये खिलौना है आप फेंक दोगे, लेकिन नहीं मैं तो अरविंद तो अड़ गया है, अरविंद तो अड़ गया है कि उसे वाइट टाइगर चाहिए अब तो अरविंद अडिगा से वाइट टाइगर, इस तरह से आप याद कर सकते हो। उसके बाद ये जो 3 किताब हैं, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, द आर्गुमेंटेटिव इंडिया एंड द आइडिया ऑफ जस्टिस, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है। देखो डेवलपमेंट एज फ्रीडम, आर्गुमेंटेटिव इंडिया, द आइडिया ऑफ जस्टिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें हैं। ये लिखी हैं आपकी अमर्त्य सेन ने। किसने लिखी है, ये आपकी अमर्त्य सेन ने लिखी है। अमर्त्य सेन एक इकोनॉमिस्ट थे और एक आपके नोबल विनर भी थे। इन्हें नोबल प्राइज़ मिला था 1998 में। किसके लिए मिला था, जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, क्योंकि ये इकोनॉमिस्ट थे तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक्स के फील्ड में ही ये अपना योगदान देंगे। तो इन्होंने किस में योगदान दिया था, इकोनॉमिक्स के वेलफेयर वाले में कंट्रीब्यूशन दिया था। तो अब आपको याद कैसे करना है, देखो आपको अमर्त्य सेन को रिलेट करना है इकोनॉमी से, कि अमर्त्य सेन ने डेवलपमेंट किया था इकोनॉमिकली डेवलपमेंट किया था। ठीक है, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट किया था किसने, अमर्त्य सेन ने। तो डेवलपमेंट एज फ्रीडम याद हो गया। और देखो जब डेवलपमेंट की बात आती है या इकोनॉमिकली डेवलपमेंट की बात आती है तो भारत में बहुत आर्ग्यूमेंट होता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, यहाँ पैसा खर्च नहीं, वहाँ पैसा खर्च करना चाहिए था। जो कुछ नहीं जानते इकोनॉमिक्स के बारे में वो भी ये बात करने लग जाते हैं। तो आर्ग्यूमेंटेशन कब होता है, जब पैसा इकोनॉमिक्स की बात आती है। आइडिया ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिकली ऐसे याद करो कि इकोनॉमिकली किसने जस्टिस दिलाया, वो अमर्त्य सेन ने दिलाया। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। उसके बाद है पिंजर और काला गुलाब, ये भी इम्पोर्टेंट है, पिंजर और काला गुलाब। देखो जो पिंजर है वो अमृता प्रीतम ने लिखा है, काला गुलाब भी अमृता प्रीतम ने लिखा है। अब ये कैसे याद कर सकते हो कि गुलाब प्रीतम को दिया जाता है, प्रीतम मतलब प्रिय इंसान को दिया जाता है, तो गुलाब किसको दिया जाता है, प्रीतम को दिया जाता है। और जो प्रीतम है ना वो प्यार में क्या हो गया, पिंजर हो गया, पिंजड़ा लग गया, मतलब घर वाले बोलते हैं ना पिंजड़ा लगता जा रहा है, मतलब कमज़ोर होता जा रहा है। तो काला गुलाब प्रीतम को दिया जाता है और प्रीतम प्यार में क्या हो गया, पिंजर, कमज़ोर हो गया, ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद द रेस ऑफ माई लाइफ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा भाग। तो ये तो आप डायरेक्ट रिलेट कर सकते हो, इसमें तो कोई ट्रिक लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह एक एथलीट थे, रेसिंग करते थे और उससे मिलता जुलता नाम भी है द रेस ऑफ माई लाइफ किताब का, और ये मिल्खा सिंह की है। तो इसमें तो कोई मेरे को लगता नहीं है कि कोई ट्रिक देने की ज़रूरत है, तो ये आप डायरेक्ट याद कर लेना।
उसके बाद है अ शॉट एट हिस्ट्री। अ शॉट एट हिस्ट्री, बेटा सेकेंड, अ शॉट एट हिस्ट्री, ये है अभिनव बिंद्रा की। अभी देखो अभिनव बिंद्रा कौन है आपको पता होना चाहिए। अभिनव बिंद्रा फर्स्ट इंडिविजुअल थे जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। साथ में अरविंद बिंद्रा कौन थे, एक शूटर थे, शूटिंग में इन्होंने फर्स्ट इंडिविजुअल, देखो अभी तक भारत में अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूँ ना तो सिर्फ 2 गोल्ड मेडल हैं, एक अभिनव बिंद्रा जीत के लेके आए थे और एक आपके नीरज चोपड़ा जीत के लाए थे। ठीक है, ये 2 लोग ही हैं जो इंडिविजुअली गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं भारत के लिए। अभी आपको ये कैसे याद करना है, अभिनव बिंद्रा कौन थे, शूटर थे, तो शूटर से अ शॉट एट हिस्ट्री, तो ये तो डायरेक्ट आप याद कर सकते हो, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो अभिनव बिंद्रा है वो शूटर हैं, ऐसे याद कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर मैं सारे आपको, देखो द रेस ऑफ माई लाइफ या आने वाले ये 5-6 किताब देखोगे, ये सब प्लेयर्स की हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि एक है मेरी द एस अगेंस्ट ऑड्स, ये सानिया मिर्जा ने लिखी है। अब इसे हम कैसे याद कर सकते हैं, एस अगेंस्ट ऑड्स। एस अगेंस्ट ऑड्स का अगर मैं मतलब देखने जाऊँ तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ हासिल करना किसके बावजूद, बहुत डिफ़िकल्टी के भी बावजूद, अपनी लाइफ में संघर्ष करके कुछ चीज़ें संघर्ष करते रहना और कुछ अच्छी चीज़ पाना, और बहुत डिफ़िकल्टी के बाद, एस अगेंस्ट ऑड, ये सानिया मिर्जा ने लिखी है। अभी सानिया मिर्जा को आप कैसे याद कर सकते हो, देखो सानिया मिर्जा कुछ टाइम पहले न्यूज़ में थी क्योंकि उनका डिवोर्स हुआ था शोएब से। शोएब जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं उनके साथ उनकी शादी हुई थी, अभी उनका डिवोर्स हो चुका है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ऑड डे चल रहे हैं, और वो लड़ किसके लिए रही हैं, अपने एस डेज के लिए लड़ रही हैं, अच्छे दिन के लिए लड़ रही हैं। तो ये ट्रिक बना सकते हो आप। उसके बाद अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल MC मैरी कॉम की है। देखो MC मैरी कॉम आप सभी जानते होंगे, बॉक्सिंग चैंपियनशिप हैं, मणिपुर से बिलोंग करती हैं MC मैरी कॉम। और देखो बॉक्सिंग में एक दूसरे के मुक्का मारते हैं ना, तो जो हमारी मैरी कॉम जी हैं वो अनब्रेकेबल हैं, उनको कोई कितना ही मुक्का मारे उनके कोई असर नहीं होता। तो ऐसे याद कर सकते हो, बॉक्सिंग से अनब्रेकेबल, बॉक्सिंग कितने भी हम उनको मुक्का मारें नहीं टूटती हैं, वो लड़ती रहती हैं अपने एंड तक और जीत जाती हैं आखिरी में जाके, आपको ऐसे याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है, युवराज सिंह की है। अब ये तो बहुत अच्छे से आप याद कर सकते हो कि युवराज सिंह को ब्रेन ट्यूमर हुआ था, ये आप सभी को पता होगा, तो उन्होंने उसी वजह से लिखा था कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। एक तरह से ब्रेन ट्यूमर होने के बाद वापसी करना क्रिकेट में बहुत बड़ी बात होती है, उन्होंने वापसी की थी और उन्होंने इसी बारे में लिखा है कि मेरी लाइफ ने भी मेरा टेस्ट लिया था, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का टेस्ट। ब्रेन ट्यूमर हो गया उसके बाद वापस होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद है प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर की जो किताब है वो है प्लेइंग इट माई वे। देखो सचिन तेंदुलकर हर इंसान, हर बच्चा जानता है, लीजेंड इंसान है। तो हमको कैसे खेलना चाहिए, सचिन तेंदुलकर के जैसे, प्लेइंग इट सचिन तेंदुलकर वे। मैं माई को हटा के यहाँ पर सचिन तेंदुलकर भी लिख सकता हूँ। हर इंसान, हर क्रिकेटर जो क्रिकेट खेलने का सपना देखता है ना, वो सचिन तेंदुलकर को इमेजिन करके देखता है। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट हिस्ट्री में कितने लोगों ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था और आज भारत की टीम में भी खेलते हैं वो। तो प्लेइंग इट माई वे, हर इंसान को सचिन के वे के अकॉर्डिंग खेलना चाहिए। तो ये तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। उसके बाद अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस, ये आपकी सौरभ गांगुली जी ने लिखी है। ठीक है, अभी ये कैसे याद करना है, सौरभ, सौरभ से क्या है 100 रन, सौरभ से 100 रन और 100 रन से आपकी सेंचुरी, ऐसे याद हो जाएगा, बहुत आसान हो गया याद करना। 281 एंड बियॉन्ड, BBS लक्ष्मण की, BBS लक्ष्मण ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है और इसे आप डायरेक्ट याद कर लेना। उसके बाद एक और याद कर लेते हैं, नो स्पिन, एक बार पेपर में पूछी गई थी SSC के किसी एग्जाम में, शायद CHSL में पूछी गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर एड ऑन किया है। नो स्पिन आपकी सैन वॉर्न की है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटरों में जिनका नाम शामिल है, नो स्पिन। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, अभी तक हमारी जो प्लेयर्स की थी वो हमारी ख़त्म हो गई, अब नॉर्मल हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। देखो हाँ, मैंने अगर यूट्यूब चैनल की बात की जाए ना तो बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था, बीच में बंद कर दिया था यूट्यूब करना,
लेकिन इसी चैनल पर आप अगर जाओगे तो आपको 5 साल पुरानी वीडियो भी अपलोड मिलेंगी। पहले ये सब नहीं बनाता था, मैंने बहुत छोटा था तब मैंने एक बनाई थी अरुणिमा सिन्हा के ऊपर। मतलब अगर आप जाके देखोगे ना, मतलब सर्च करना कभी आप फ्री टाइम में हो कि अरुणिमा सिन्हा वाई डी के अग्रवाल, या इस चैनल की लास्ट की वीडियोज में जाके देखना, आपको अरुणिमा सिन्हा की एक वीडियो मिलेगी। और जब आप वो वीडियो प्ले करोगे ना, आपको एक बच्चे जैसे की आवाज़ आ रही होगी, और वो बच्चा मैं ही हूँ, मैंने ही बोल रखा था बैकग्राउंड में। और लगभग 5-6 साल पुरानी वीडियो है। अब लगा लो मैं कितना छोटा रहा हूँगा, तब मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था करना। तो मैं कोई अभी से यूट्यूब नहीं कर रहा, लेकिन बीच में हालात ऐसे नहीं थे कि मैं यूट्यूब को परस्यू कर पाता, मैंने वो बंद कर दिया था। वहाँ पर वो एक अलग कहानी है, उस सब पे नहीं जाते। तो मैं अरुणिमा सिन्हा के बारे में मैंने वो बनाई थी उस वक्त, और बहुत छोटा था मैं जब मैंने अरुणिमा सिन्हा के बारे में बनाई थी। अरुणिमा सिन्हा की लाइफ के बारे में देखो, उस वक्त तो मैं बच्चा था और जितना जानता था उस वक्त मैंने उस वीडियो में उतना शेयर किया था। उतना बोलने का अच्छा तरीका नहीं था, अब भी अच्छा नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, डे बाई डे हम इम्प्रूव होते हैं। लेकिन बहुत हसलिंग लाइफ रही उनकी, ठीक है। अरुणिमा सिन्हा के पैर पैर कट जाते हैं, ट्रेन से गिर जाती हैं, अब भी याद है उस वीडियो का कंटेंट मुझे। और उनके पैर कट जाते हैं और फिर उस बिना मतलब आर्टिफिशियल पैरों के साथ वो माउंट एवरेस्ट चढ़ती हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जब आपको इतनी डिटेल पता होगी ना अरुणिमा सिन्हा के बारे में, तो आपको उनका ये बायोग्राफी आराम से याद रह जाएगी। उनकी एक उनकी एक बुक है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, कि दोबारा से वो माउंटेन में जीना चाहती हैं, पैदा होना चाहती हैं, ठीक है। ये अरुणिमा सिन्हा की है। अरुणिमा सिन्हा को माउंटेन की मैंने इतनी बड़ी स्टोरी बता दी, अब तो आप नहीं भूलोगे। उसके बाद चाणक्य चैंट, अश्विन संघी की किताब है। अब आपको कैसे याद करना, देखो चैंट माने होता है कोई चीज़ माला जपना, जपने को चैंट बोला जाता है। तो आप कह रहे हो भाई संग संग चैंट करो, संग संग जपो, संग से संगी हो गया, चैंट से चाणक्य चैंट हो गया। इस तरह से आप ये याद कर सकते हो। उसके बाद इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट राइटर के ऊपर आ जाते हैं। अगर आप हिंदी में आपने कोई अपना बीए वगैरह किया है तो आप इनसे बहुत परिचित होंगे, मुंशी प्रेमचंद जी। इंडिया के उपन्यास सम्राट बोला जाता था मुंशी प्रेमचंद जी को, और इनका रियल नेम धनपत राय श्रीवास्तव था, और इन्हें मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना गया बाद में। और इनके कुछ किताबें हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रिक बताने की ज़रूरत है। एक है गबन, गोदान, मानसरोवर, करम भूमि, ये तो मैंने कुछ लिखे हैं उपन्यास। बहुत सारी किताबें हैं और बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। मैंने तो कभी डीपली जाके नहीं पढ़ा है, बट बहुत पढ़ा है, मतलब बहुत सुना है इनके बारे में। 9th-10th में भी शायद कुछ था, हम साहित्य में हम पढ़ के आते हैं, और लोगों के मुँह से मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बहुत कुछ सुना है। और एटलीस्ट इनकी इन रचनाओं के बारे में तो हमें पता ही है, गबन हो गया, गोदान हो गया, इनके टाइम पीरियड पे इन्होंने इतनी अच्छे अपने उपन्यास दिए, वो बहुत बड़ी बात है। गबन, गोदान, मानसरोवर और करम भूमि याद कर लेना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और देखो एक बात मैं फिर बता रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों, ड्यूरिंग वीडियो रिकॉर्डिंग, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग जो मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर थोड़ा सा आवाज़ में आपको ऐसा लग रहा हो कि सांस की से कुछ आ रहा हो तो आप देख लेना, उसके बाद थोड़ा मतलब मैनेज कर लेना, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, ये कहना चाह रहा हूँ। और अगर सही आ रही हो तो कोई अच्छी बात है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है हमारी फ्रीडम इन एग्जाइल, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, दलाई लामा ने लिखी है। दलाई लामा बेसिकली स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं, तिब्बतन बुद्धिज्म जो होते हैं उधर के साइड के, ठीक है। अभी आपको यह याद कैसे करना है, आप इस तरह से याद कर सकते हो कि जो स्पिरिचुअल गुरु होगा, जो भक्ति वगैरह के बारे में बात करेगा, वो फ्रीडम के बारे में तो बात करेगा ही करेगा, साथ में आपको जिससे इंकरेजमेंट मिले उसके बारे में बात करेगा। तो बहुत आसान हो जाएगी इसकी ट्रिक से याद करना कि एक स्पिरिचुअल गुरु दलाई लामा जो हैं वो फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, इंकरेजमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद मैटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन, ठीक है। मैटर ऑफ डिस्क्रिएशन आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने लिखी है, ठीक है। बहुत वन ऑफ द फेवरेट लीडर्स में से एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। यहाँ पर आपको ये कैसे याद रखनी है, मतलब कभी टाइम निकाल के पढ़ना, अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर अभी तक आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ा है तो कभी पढ़ना अच्छे से। बहुत अच्छे लीडर थे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनसे। एक यही इंसान थे जिन्होंने भारत को आज इतना जोड़ा था। तो इस तरह से याद कर लो कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे लोग
भारत में जुड़ना नहीं चाह रहे थे, तो सबको सामने लेके आए और सबके मैटर सॉल्व करे, सबके मैटर के बारे में सुना कि भाई वो क्यों नहीं जुड़ना चाह रहे, क्या मैटर है, आखिर में तुम भारत में क्यों नहीं आना चाह रहे हो। ठीक है, इन सब मैटर्स के बारे में सुन के उनका मैटर सॉल्व करके उनको भारत में जोड़ा। तो मैटर्स ऑफ दिस क्रिएशन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने लिखी है, आप ऐसे याद कर सकते हो। द कंपनी ऑफ वुमेन और ट्रेन टू पाकिस्तान, पेपर में एसएससी में कई बार पूछी जा चुकी हैं। द कंपनी ऑफ वुमेन और ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह ने लिखी है। अब आपको ये ऐसे याद करना है कि द कंपनी ऑफ वुमेन, कुछ लोग होते हैं ना उन्हें वुमेन्स की कंपनी पसंद होती है, हो सकता है कि आपको भी हो, मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को, मेल्स की बात कर रहा हूँ, उनको थोड़ा सा फीमेल की कंपनी में ज़्यादा रहना चाहते हैं, वो खुश रहते हैं फीमेल की कंपनी में, तो उससे खुशवंत सिंह याद कर लेना। और एक है ट्रेन टू पाकिस्तान। अब इस तरह से याद रख लो कि हमारे यहाँ बहुत मुस्लिम्स रहते हैं, ठीक है, मुस्लिम्स एक कम्युनिटी है, ठीक है, तो मुस्लिम्स कम्युनिटी के कुछ रिलेटिव्स भी हैं। इंडिया में तो देखो सारे धर्म के लोग रहते हैं, और जब वो मतलब पाकिस्तान जाएंगे, मतलब पाकिस्तान जाने के लिए अभी ऐसा कोई साधन नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान जाने के लिए ट्रेन चला दी जाए इंडिया से पाकिस्तान, तो खुशी हो जाएंगे ना, जितने भी मुस्लिम रिलीजियस के लोग हैं वो सब खुश हो जाएंगे कि भाई उनके अगर कोई रिश्तेदार पाकिस्तान में रह रहा है तो वो आराम से उनके यहाँ जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो इस तरह से याद कर सकते हो कि द कंपनी ऑफ वुमेन, कि वुमेन की कंपनी में रहना हम लोगों को पसंद होता है, मतलब मेल्स को पसंद होता है। साथ में ट्रेन टू पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के लिए ट्रेन चला दी जाए तो बहुत खुशी की बात है। खुशवंत सिंह ऐसे याद कर लेना। उसके बाद है आपका 34 द पैलेस ऑफ इल्यूजन, ठीक है, द पैलेस ऑफ इल्यूजन, ठीक है, भ्रम का महल अगर हिंदी में बात करें, चित्रा बनर्जी ने लिखा है। आप इसे ऐसे ही याद कर सकते हो, इल्यूजन मतलब भ्रम, विचित्र, ठीक है, विचित्र, इस तरह से, और विचित्र को चित्रा से रिलेट करके याद कर सकते हो। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और द मिनिस्ट्री ऑफ आउटमोस्ट हैप्पीनेस, ये अरुंधति रॉय ने लिखा है। मैन बुकर प्राइज भी इनको मिला था, ठीक है। अब आपको कैसे याद करना है कि एक अरुण है, ठीक है, अरुण अरुण नाम का एक लड़का है, वो छोटी छोटी चीज़ों में भी अपनी खुशी देख लेता है। एक सेकंड रख कर देता हूँ कि एक अरुण नाम का लड़का है जो स्मॉल थिंग्स में भी अपनी हैप्पीनेस देख लेता है। तो अरुण नाम का लड़के से अरुंधति रॉय हो गए। उसके बाद छोटी छोटी स्मॉल थिंग्स में भी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हैप्पीनेस देख लेता है, द मिनिस्ट्री ऑफ आउटमोस्ट हैप्पीनेस, इस तरह से आप याद कर सकते हो। और देखो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मैन बुकर प्राइज भी मिला था अरुंधति रॉय को, तो ये याद रखना। उसके बाद कुछ बुक्स हैं हमारी, जैसे कि अनहैप्पी इंडिया, द आर्य समाज, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, ये सारी आपकी लाला लाजपत राय जी ने लिखी हैं। लाला लाजपत राय इन्होंने लिखी हैं, चाहे वो अनहैप्पी इंडिया हो, चाहे वो आर्य समाज हो, चाहे द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन हो, चाहे इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, मतलब इंग्लैंड का कर्जा भारत पर, मतलब सॉरी, इंग्लैंड कर्जे में है, इंग्लैंड पे कर्जा है किसका, भारत का, इस तरह से। अभी ये कैसे याद करना है कि लाला लाजपत राय, देखो लाला लोग, जो लाला लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कर्जा देते हैं, डेब्ट देते हैं, इंटरेस्ट पर पैसा देते हैं। तो लाला लाजपत राय ने डेब्ट दिया किसको, इंग्लैंड को, ठीक है। अब इंग्लैंड क्या कर गया, डिपोर्ट कर गया, अपने देश वापस भाग गया, ठीक है। अब लाला लाजपत क्या है, उनका पैसा मारा गया, तो वो क्या है, अनहैप्पी हैं, अनहैप्पी हैं, और पूरे समाज में जाके कह रहे हैं मेरा तो पैसा चला गया, मेरा तो पैसा चला गया। अब भाई समाज में कहने से क्या होगा, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा द आर्कटिक होम इन बेदाज, द ऑरियन और गीता रहस्य। अब ये आपकी बाल गंगाधर तिलक ने लिखी हैं। अब आपको कैसे याद करना है, देखो गंगाधर, गंगाधर एक गंगाधर गंगाधर शायद एक महाभारत में थे, ठीक है, गंगाधर ही नाम था, ठीक है, ऐसे कर लो कि गंगाधर नाम एक महाभारत में थे, ठीक है। महाभारत किससे रिलेट करती है, गीता से, तो गीता रहस्य ऐसे याद कर लेना, ये गीता रहस्य ऐसे याद कर लेना। और गीता वेद सब किसने लिखे हैं, बाल गंगाधर तिलक ने लिखे हैं, तो इस तरह से याद कर लेना। द ओरियन आप डायरेक्ट याद कर लेना। उसके बाद है हमारी द बुद्धा एंड हिज धम्मा। उसके बाद है एनहिलेशन ऑफ कास्ट,
मतलब कास्टों का विनाश। और द बुद्ध एंड हिज धम्म, ये देखो डॉ भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी है। अभी देखो भीमराव अंबेडकर ने क्या करा था, इन्होंने बुद्धिज्म अपनाया था। तो द बुद्ध एंड धम्म ऐसे याद रह जाएगी। और देखो कास्ट के बारे में किसने बात की थी कि कास्ट का विनाश करना चाहिए, कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो ऐसे याद कर लेना। उसके बाद आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक हैं ये तीनों। डिस्कवरी, ऊपर वाली भी अंबेडकर, मतलब सारी इंपॉर्टेंट हैं भाई, सब याद करनी है आपको। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। तो देखो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी ने, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, और लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब हमें ये याद कैसे करनी है वो बता देता हूँ। जैसे देखो लेटर्स फ्रॉम फादर्स टू अ डॉटर, जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। तो उन्होंने अपनी बेटी को एक लेटर लिखा था, तो द लेटर फ्रॉम अ फादर टू डॉटर, ये तो डायरेक्ट याद हो जाएगा, सबको पता है। उसके बाद ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये डायरेक्ट याद कर लेना कि अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की ग्लिम्स के बारे में बात करें ना, खूबसूरती के बारे में बात करें, तो उसमें डिस्कवरी ऑफ भारत की अगर हम देखें तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, डायरेक्ट जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको ऐसे याद कर लेना कि देखो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये डिवाइडेड इंडिया के ही तो बने थे। जब इंडिया डिवाइड हो गया था, जब पाकिस्तान अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया, तो ये डिवाइडेड इंडिया की तो प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किताब भी लिखी थी। उसके बाद गीतांजलि, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, गोरा और काबुली वाला। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी गीतांजलि है, लेकिन ये भी याद करनी है आपको। गीतांजलि एक कलेक्शन है पोएम्स का, टोटल 157 पोएम्स थी। ये तीनों किताब रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है, और गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और गीतांजलि आप डायरेक्ट याद करना, कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद है आपका आनंद मठ। आनंद मठ मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक हो जाती है, क्योंकि यहाँ से हमारा नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया लिया गया है, वंदे मातरम, ठीक है, नेशनल सॉन्ग्स ऑफ इंडिया लिया गया है। और ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। तो कभी कभी तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया किस किताब से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि आनंद मठ किसने लिखी है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। एक ही किताब है, इंपॉर्टेंट किताब है, तो मैं चाहता हूँ आप बिना ट्रिक से ही इसे याद करो। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एसे ऑन गीता और लाइफ डिवाइन, औरोबिंदो घोष। ये इन्होंने लिखी है, औरोबिंदो घोष ने। अब ये कैसे याद करनी है, औरों की मत सुनो, अगर गुस्सा आता है ना तो तुम गीता के ऐसे पढ़ो, लाइफ डिवाइन हो जाएगी। जैसे बोलते हैं ना, बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता है ज़्यादा, तो उन्हें स्पिरिचुअल रहने की थोड़ी सलाह दी जाती है। तो ऐसे ही बोला जा रहा है कि आप गीता के जो ऐसे हैं ना उन्हें पढ़ो, गीता को पढ़ो, आपकी लाइफ ना डिवाइन हो जाएगी। आप औरों की मत सुनो तो औरबिंदो घोष, अगर आपको गुस्सा आता है तो औरबिंदो घोष, और गुस्सा से देखो औरों से औरबिंदो, बेटा सेकेंड, औरों से औरबिंदो और गुस्सा से घोष। आप औरों की मत सुनो, अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो आप ऐसे पढ़ो गीता पर जो ऐसे लिखे उन्हें पढ़ो, आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, डिवाइन हो जाएगी। तो इस तरह से आप ऐसे ऑन गीता और लाइफ डिवाइन डायरेक्टली याद कर सकते हो। उसके बाद है आपका द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 3 किताबें, तीनों इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है एक किताब, एक है एन इको फ्रॉम अंडमान्स, और एक है हिंदुत्व हु इज हिंदू। ये तीनों ही BD सावरकर जी ने लिखी हैं, ठीक है। और द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसे बोला जाता है, जो रिवॉल्ट हुआ था ना 1857 का, ये 1957 का रिवॉल्ट नहीं है, जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था उसको BD सावरकर ने नाम दिया था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हो तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद एन इको फ्रॉम अंडमान्स, ठीक है। अंडमान निकोबार में आपको पता है BD सावरकर को जेल में रखा गया था, तो आप ऐसे डायरेक्ट याद कर लेना। उसके बाद हिंदुत्व की बात करने वाला मजबूती से कौन थे, BD सावरकर थे। तो हिंदुत्व हु इज हिंदू,
ये भी बी डी सावरकर ने लिखी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिया विंस फ्रीडम। ये आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी है। अब देखो सुभाष चंद्र बोस जी को आप डायरेक्ट कैसे याद कर सकते हो, इस तरह से याद कर सकते हो कि जो इंडियन स्ट्रगल है ना, उसको सुभाष चंद्र बोस जी ने बहुत अच्छे से समझा था और उन्होंने कहा यार भाड़ में गया मेरा वायलेंट नॉन वायलेंट रहना, मैं तो वायलेंट हूँगा और इंडिया को आज़ादी दिलाऊंगा, इंडिया को आज़ादी दिलाकर रहूँगा। इंडिया विंस फ्रीडम नाउ। गांधी जी कहते थे नॉन वायलेंट रहो, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भाई अब इंडिया के स्ट्रगल मैं समझ चुका हूँ, इंडिया बहुत स्ट्रगल कर रही है, वायलेंट होने से काम नहीं चलेगा, अगर हमें फ्रीडम चाहिए, भारत को आज़ादी जितानी है तो हमें नॉन वायलेंट होना पड़ेगा। ठीक है, जब भी नरम दल और गरम दल भी बने थे, अगर आप हिस्ट्री पढ़ी होगी तो द इंडियन स्ट्रगल और इंडिया विंस फ्रीडम सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी है। उसके बाद सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द फेदर ऑफ डॉन, द ब्रोकन विंग्स, ये आपकी सरोजनी नायडू ने लिखी है और ये नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी बोली जाती थी। ठीक है, ये पोएट थी और इन्होंने जो ज़्यादातर लिखी हैं वो बर्ड्स पे लिखी हैं और इस तरह से देखो याद कर सकते हो, इन्होंने जो ज़्यादातर सॉन्ग्स लिखे हैं, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, भारत के लिए जो सॉन्ग्स लिखे हैं, भारत के लिए जो सॉन्ग्स लिखे हैं वो किस पे लिखे हैं, वर्ड पे। अब देखो फेदर, बर्ड के पंख को बोला जाता है, बिंग, ये भी बिंग्स को भी पंखों को बोला जाता है, तो ये ऐसे याद हो गया। और इनके टाइम का जो एरा था ना, वो एक तरह से गोल्डन एरा था, तो आप इस तरह से याद कर सकते हो। उसके बाद है हमारा न्यू इंडिया। न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने लिखी है, डायरेक्ट याद कर लेना। उसके बाद दो किताब, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया और एक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये नहीं है, ड्रेन ऑफ वेल्थ किताब का नाम नहीं है, ये थ्योरी दी थी इस किताब में। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ड्रेन ऑफ द वेल्थ की थ्योरी दी गई थी। ये कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है पेपर में। किताब है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया और इस किताब में ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी गई थी। और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये किसने लिखी है, दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। देखो दादा भाई नौरोजी की बात करें तो ये इकोनॉमिस्ट मान लो एक तरह से, इन्होंने पॉवर्टी ब्रिटिश रूल किस, अब ये वही तो लिखेगा जिसको इकोनॉमिक्स की नॉलेज होगी। और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री भी इन्होंने लिखी है, तो दादा भाई नौरोजी को आप इकोनॉमिक्स से रिलेट कर लेना। और अगर हम ड्यूरिंग स्ट्रगलिंग फेज की बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा है। और भाई पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया तो पेपर में इतनी बार पूछा गया है ना एसएससी में, आपको मैं बता नहीं सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी किताबें। नेक्स्ट है हमारा बंदी जीवन। बंदी जीवन सचेंद्र नाथ सान्याल ने लिखा है और आप ऐसे बोल सकते हो कि सच्ची बंदी का जीवन बहुत ख़राब होता है, सच्ची से सचेंद्र, बंदी का जीवन बहुत ख़राब होता है, इस तरह से याद कर सकते हो। द हिस्ट्री ऑफ आईएनसी, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, द हिस्ट्री ऑफ आईएनसी, तो ये आपकी लिखी है डॉक्टर पट्टभी सीतारमैया। अब कोई इंसान बोल रहा है आ जाओ तो मैं आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिस्ट्री बताते हैं से पट्टभी और सीतारमैया, ये ऐसे याद कर लेना। उसके बाद इंडिया फॉर इंडियंस, CR दास ने लिखी है, इम्पोर्टेंट बुक है इंडिया फॉर इंडियंस। उसके बाद है द ग्रेट इंडियन नोवेल, शो बिजनेस, पैक्स इंडिया, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ये शशि थरूर ने लिखी है। अभी कैसे याद करना है कि जो ग्रेट इंडियन थे ना, भारत में जो ग्रेट लोग थे उनका क्या था, वो बिजनेस करते थे, लेकिन भारत ने इतना टैक्स लगा दिया कि उनके जो बिजनेस है वो डार्क में चला गया, मतलब गिरता हुआ चला गया। मतलब जो प्रॉफिट जो ग्रेट इंडियन थे वो क्या हो गए, उनका बिजनेस डार्कनेस में चला गया, अंधेरे में चला गया, इतना टैक्स लग गया। तो देखो द ग्रेट इंडियन से ग्रेट इंडियन नॉवल याद कर लो, बिजनेस से शो बिजनेस याद कर लो, टैक्स से पैक्स इंडिया याद कर लो, डार्कनेस से एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद विंग्स ऑफ फायर एंड इग्नाइटेड माइंड, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखी है। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर पूरी बुक मैंने पढ़ी हुई है और काफ़ी टाइम पहले पढ़ी थी, लगभग 2-3 साल पहले पढ़ी थी भाई। इतना मतलब अगर मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं लेकिन मेरी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट बुक्स की बात बताई जाए ना तो विंग्स ऑफ फायर है। एक बार ये एग्ज़ाम क्रैक कर लो, विंग्स ऑफ फायर एक बार पढ़ना,
आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा विंग्स ऑफ फायर से। विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखी है, और मैं नहीं चाहता कि ये कोई ट्रिक के साथ याद करो, आप बिना ट्रिक के याद करो। वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर आई हैव सीन इन माई लाइफ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और मेरे ही लाइफ के नहीं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे इंसान है जिसको मैंने तो किसी को, सिंगल इंसान को भी ऐसे को नहीं देखा जो उनको हेट करता हो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बहुत, मतलब मोस्ट रेस्पेक्टेड पर्सन बोल सकते हो आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। और जब आप विंग्स ऑफ फायर पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा इनके लिए इज्जत पड़ जाएगी। तो एक बार लाइफ में ज़रूर पढ़ना विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। उसके बाद है 78 वाई आई एम अथीस्ट, मैं अथिस्ट क्यों हूँ, भगत सिंह ने लिखी है। डायरेक्ट याद कर लेना, सिंगल बुक है, इंपॉर्टेंट पर्सन की है, इंपॉर्टेंट बुक है SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है हमारा द गाइड और मालगुडी डेज, ये RK नारायण ने लिखी है। मालगुडी डेज से मान लो कि ख़राब दिन, कि जब मालगुडी डेज में गाइड करने नारायण भगवान आए, मालगुडी डेज में गाइड करने नारायण भगवान आए, आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो। उसके बाद आप याद कर सकते हो द रूम ऑन द रूफ, ब्लू अम्ब्रेला, एंग्री रिवर, गैलरी ऑफ रास्कल्स, ये चारों ही किताब वन ऑफ द बेस्ट राइटर की हैं, रस्किन बॉन्ड जो एंग्लो इंडियन एक राइटर हैं, ठीक है। अब आपको ये याद कैसे करनी है, द रूम ऑन द रूफ। सपोज आप अपने घर पे एक ऊपर रूम बनवाना चाहते हो, आपके पापा बोल रहे हैं बेटा देख जो घर वो पुराना है, ऊपर रूफ के छत, रूफ माने छत होती है, कि रूफ के ऊपर रूम मत बनवाओ, रिस्क मत लो, गिरने का डर रहेगा। रिस्क से क्या हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड, और रूफ के ऊपर रूम मत बनवाओ। उसके बाद आप बारिश आ रही है, आप अम्ब्रेला लेके जा रहे हो और आपके पापा बोल रहे हैं बेटा बारिश में मत जाओ, तो आप बोल रहे हो पापा मैं अम्ब्रेला लेके जा रहा हूँ, एक भी बूंद नहीं आएगी मेरे ऊपर, टेंशन मत लो, ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद एंग्री रिवर्स, आप एंग्री रिवर्स ऐसे याद कर सकते हो कि बारिश, रिवर में उछाल आ रहा है और आप अपनी फैमिली के साथ गए हुए हो, आपकी फैमिली वाले बोल रहे हैं कि बेटा रिवर में ज़्यादा अंदर जाने का रिस्क मत लो, ऐसा ना हो कि तेज़ बहाव आए और तुम चले ही जाओ, तो ऐसे याद कर सकते हो। रिस्क से ये तीनों याद हो जाएंगे। उसके बाद रास्कल कहीं ना कहीं रस्किन से मिलता जुलता है, रास्कल रस्किन, तो इसे आप डायरेक्ट याद कर लेना। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई की बुक है, एक ही किताब है, इसे डायरेक्ट याद कर लेना। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट किताब सी ऑफ पोपीज, कैलकटा क्रोमोसोम्स और रिवर ऑफ स्मोक, अमिताभ घोष की किताब है। अमिताभ स्मोक करता था, एक दिन पप्पी ने खा लिया, पप्पी के क्रोमोसोम्स उसमें घुस गए, पप्पी मतलब कुत्ते का बच्चा। अमिताभ क्या करता था, स्मोक करता था, एक दिन उसे पप्पी ने खा लिया, ठीक है, पप्पी ने खा लिया, और पप्पी के क्रोमोसोम्स कहाँ आ गए, अमिताभ के अंदर बॉडी में, ऐसे याद कर सकते हो। 89 और आज की वीडियो का लास्ट, यहीं पे हम वीडियो को ख़त्म करेंगे। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी, रॉबिन शर्मा ने लिखी है। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और हम पूरा स्टैटिक जीके ट्रिक के साथ देख रहे हैं, आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी पुराने लेक्चर्स अभी आपने नहीं देखे हैं, पुराने लेक्चर्स देखने के लिए आप स्टैटिक जीके की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।